कि एनपीएस को बेहतर करने के लिए सरकार यूपीएस लाई है। सीतारमण ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताइए लक्ष्मण जी, यूपीएस पर सरकार ने बड़ी बात कही है, वित्त मंत्री ने क्या क्या कहा है? तो हम डिटेल्स लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि सरकार ने यूपीएस की जो योजना है उसको पिछले शनिवार को कैबिनेट से मंजूरी दी है। इसको जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके एक विकल्प के रूप पर सरकार लेकर आई है और विपक्ष इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा था कि सरकार ये मानती है कि एनपीएस में गड़बड़ियां थी और सरकार अगर ये कह रही है कि यूपीएस ओपीएस के जैसा है तो फिर सरकार ओपीएस ही लेकर क्यों नहीं आती। और पूरा विपक्ष इस मांग के साथ आगे बढ़ रहा है कि ओपीएस की वापसी की जाए। लक्ष्मण जी, वित्त मंत्री ने क्या क्या कहा? देखिए, दरअसल जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने के बाद और विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि सरकार यू टर्न की सरकार हो गई है, रोल बैक सरकार हो गई, तो इसका करारा जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अब से कुछ देर पहले हम लोगों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरकार रोल बैक सरकार नहीं है, ये सरकार यू टर्न सरकार नहीं है। किसी भी फैसले पर सरकार ने ना तो रोल बैक किया है और ना तो यू टर्न किया है। दरअसल वित्त मंत्री ये हवाला दे रही थी कि यू टर्न की परिभाषा ये है कि आप पिछले फैसले को वापस से लागू कर दें। ऐसा कभी नहीं किया गया। जो भी फैसला लिया गया, दरअसल उसमें जब भी लगा फीडबैक आया उसको और बेहतर करना है तो उस फैसले को और बेहतर किया गया, ना कि पुराने फैसले पर गया गया। इसलिए ये कहना कि ये सरकार रोल बैक सरकार हो गई है, यू टर्न सरकार हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने यहाँ तक कि कांग्रेस पर यह आरोप लगाया। कांग्रेस जो है वो स्लोगन पार्टी होकर रह गई है, बगैर कुछ सोचे समझे अच्छे स्लोगन के साथ आगे बढ़कर आरोप लगाती है, उसके सच्चाई में नहीं जाती है। और इन्होंने इसके यूपीएस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कही, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, कि इसमें दो पूल बनाया जाएगा। कर्मचारी का 10% हिस्सा, सरकार का 10% हिस्सा एक पूल में रहेगा जिससे आपको पेंशन दी जाएगी और बाकी जो अतिरिक्त 8.5% होगा उसका एक अलग पूल रखा जाएगा। जब 50% से कम पेंशन बनेगा जिस हालत में, तो वहां पर इसकी भरपाई की जाएगी। जीएसटी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेट रैशनलाइजेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जो हुई उसमें सहमति नहीं बनी है, कोई फैसला नहीं हुआ है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद जो फैसला होगा उसके बाद जो काउंसिल की बैठक होगी उसमें जाकर के सरकार यहाँ पे काउंसिल की बैठक में जीएसटी के रेट घटाने पर विचार किया जाएगा। एक आखिरी बात जो इस बातचीत को निकल कर आई वो है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। चालू कारोबारी साल में सरकार 3 करोड़ और जनधन खाते खोलेगी। अब तक करीब 58 करोड़ के आसपास खोल चुकी है। जी लक्ष्मण जी, तो ये जो बातें आपने बताई खासकर पेंशन की, इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने कोई खास बात कही या कोई राजनीतिक बात कही विपक्ष को लेकर? देखिए, इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कांग्रेस जहां अभी आलोचना कर रही है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि इसकी खासियत को कांग्रेस समझे, कांग्रेस भी अपने राज्यों में इसे लागू करे। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में अब जो पहले के वक्ता थे उनकी बातों को लोग काफ़ी गंभीरता से लेते थे, लेकिन अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जो बातें लोग कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके प्रवक्ता के पास गवर्नेंस का अनुभव नहीं है और जो पहले सरकार चला चुके कांग्रेस में वो इन नए युवा के साथ नीचे काम करना चाहते नहीं है। तो दरअसल कांग्रेस को घेरने की कोशिश इस पूरी बातचीत के दौरान वित्त मंत्री की रही। एक और बात, अभी हाल में वित्त मंत्री सिंगापुर से लौट कर आई हैं, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि सिंगापुर के निवेशकों के बीच में भारी उत्साह है भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ निवेश करने के लिए। और मुझे लगता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के जो संकेत मिले वित्त मंत्री के साथ बातचीत करके, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से इस पे FAQs आएगा, इसके डिटेल गाइडलाइंस आएगी और कम से कम एनडीए शासित राज्यों में इसे जरूर लागू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे और गुजरात से बारिश की खबरें हैं। मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की मौत की खबर है। इस मानसून की
99.66% बारिश अब तक हो चुकी है, यानी लगभग पूरी बारिश हो चुकी है। राज्य के 21 बांध और तालाब ओवरफ्लो कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा गांवों में बिजली गुल है। आज भी गुजरात के सभी जिले रेड या ऑरेंज अलर्ट पर हैं। आने वाले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान है। जगह जगह पानी इकट्ठा हो रहा है। अहमदाबाद में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कुछ जगहों पर ब्रिज पानी में बह गए। देखते देखते पूरी की पूरी ब्रिज टूटकर पानी में चली गई। और चलते हैं, हमारे संवाददाता केतन जोशी हमसे जुड़े हुए हैं। बताएं केतन जी, क्या हाल चाल है? देखिए सर, अगले जो 2 दिन है वो भी ऐसे ही रहने वाले हैं जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। इसलिए मुख्यमंत्री ने जितने भी गुजरात सरकार के मंत्री हैं उनको अलग अलग जगह पर भेज दिया है जहां पर ज्यादा बारिश है। हालांकि कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर ऑरेंज अलर्ट से नीचे कोई अलर्ट हो। तो कल या परसों ये 2 दिन भी बहुत ही भारी रहने वाले हैं। 100% बारिश भी हो गई है। और 2 बड़ी बातें सामने आई है आज भारी बारिश के कारण। एक तो जो जामनगर से राजकोट का जो हाईवे है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो बंद कर दिया गया है। और दूसरा, कच्छ के सामखियाड़ी के पास मोरबी कलेक्टर ने वो भी यातायात पूरा बंद कर दिया गया है, क्योंकि कच्छ में मच्छू नदी का जो पानी है वो आगे बढ़ रहा है। तो रात में स्थिति और भयानक होने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर वडोदरा की स्थिति तो एकदम खस्ता है, क्योंकि विश्वामित्री नदी का पानी है वो पूरे शहर में फैल चुका है। और कई सारी बोट के सहारे लोग जो आवश्यक चीजें हैं वो ले रहे हैं। अलग अलग जो एनजीओ है वो भी वहां पर लगे हुए हैं। पहली बार फ्लड में हुआ है कि आर्मी की 6 टीम को लगाया गया है। 3 टीम है उनको सौराष्ट्र भेजा गया है जहां सबसे अधिक बारिश है। 3 टीम को उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात में रखा गया है जहां पर भी बहुत सारी बारिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि गुजरात के अलग अलग क्षेत्र से भारी भरकम और भयानक तस्वीरें आ रही है। कई सारे जो मार्ग है, खासकर छोटे बड़े 800 मार्ग है, वो यातायात के लिए या तो स्वयंभू बंद हो गए हैं या तो सरकार को बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। तो एक तरह से कह सकते हैं, और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि बाकी सब कुछ चीजें हम देख लेंगे, लेकिन किसी की इस हताहत में, कोई इस फ्लड में किसी की जान न जाए वो देखना होगा। हालांकि फिर भी 7 लोगों की जान है वो चली गई है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। तो आने वाले 2 दिन भी गुजरात के ऊपर भारी रहने वाले हैं। जी चलिए केतन, हालात पर नज़र बनाए रखें, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते हैं फिलहाल आगे। फिर निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार रहा। निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब आकर फिसल गया। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 14 पॉइंट चढ़कर 81,712 पर, निफ्टी 7 पॉइंट चढ़कर 25,017 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर आज बंद हुआ। फार्मा केमिकल शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। बैंक रियल्टी आईटी इंडेक्स हल्की बढ़त पर बंद हुए और एफएमसीजी एनर्जी मेटल शेयरों में दबाव देखने को मिला। बाजार में इन दिनों आईटी सेक्टर की धूम हो रही है। इस तेजी के बीच निवेशक परेशान हैं कि आईटी सेक्टर की किस कंपनी में दाव लगाया जाए। पूरे सेक्टर में क्या सस्ता है और क्या महंगा, इस पर सुमित ने एक डिटेल रिसर्च की है। बता रहे हैं कि उनकी रिसर्च की फाइंडिंग्स आईटी सेक्टर के बारे में क्या कहती है। तो नए रिकॉर्ड स्तरों के करीब आईटी इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस तेजी के बाद इस सेक्टर में क्या महंगा क्या सस्ता, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सेक्टर के रिटर्न के ऊपर। 1 महीने में 2%, 3 महीने में 29%, 6 महीने में 11%, इस साल अब तक 17% और करीब करीब 1 साल में 35% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। ये निफ्टी और आईटी, निफ्टी आईटी का कंपैरिजन है। 2020 में निफ्टी आईटी जो कि 55% चला, निफ्टी करीब 15% के आसपास की तेजी रही। 2021 में निफ्टी आईटी ने आउट परफॉर्म किया 60% की तेजी के साथ, 24% निफ्टी की ग्रोथ रही। 2022 तक आते थे निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, 26% की डी ग्रोथ रही। निफ्टी आईटी में 4% की तेजी देखने को मिली, निफ्टी में 4% तेजी देखने को मिली। 2023 में निफ्टी आईटी 24% चला और निफ्टी करीब करीब 20% के आसपास की तेजी यहां रही। और 2024 में अब तक 17% निफ्टी आईटी चल चुका है और निफ्टी करीब करीब 15%, स्लाइटली आउट परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी में देखने को मिली है।
इन्हें निफ्टी का मल्टीपल है मौजूदा करीब 33 या फिर कह लीजिए 34 के मल्टीपल पर निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। ये केपीआईटी टेक जो कि सबसे महंगों में शुमार होता है, निफ्टी आईटी की सबसे महंगे वैल्यूएशन फिलहाल केपीआईटी टेक के हैं। 76 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है क्योंकि बढ़िया 50% की 5 साल में ग्रोथ भी देखने को मिली है। इसी के साथ आता है परसिस्टेंट, करीब 66 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल में मुनाफे में ग्रोथ करीब 27% के आसपास की देखने को मिली है। टेक महिंद्रा निफ्टी आईटी का सबसे महंगा निफ्टी का एक स्टॉक जो है वो है 64 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ, हालांकि मुनाफे में डी ग्रोथ रही है 5 साल में 11% के आसपास की। टाटा एलेक्सी 61 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल का मुनाफे ग्रोथ करीब 22% के आसपास देखने को मिली है। कोफोर्ज में 50 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है और मुनाफी ग्रोथ 15% के आसपास देखने को मिली है बीते 5 साल के दौरान। एलटीटीएस करीब 46 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल की मुनाफी ग्रोथ 11% के आसपास देखने को मिली है। ओरेकल हालिया बढ़िया तेजी 41 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल की मुनाफी ग्रोथ करीब 10% देखने को मिली है। एलटीआईएम 37 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ 5 साल की मुनाफी ग्रोथ करीब 25% के आसपास देखने को मिली। एम्फेसिस 36 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल की मुनाफी ग्रोथ करीब 8% के आसपास देखने को मिली। और इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस 35 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल की मुनाफी ग्रोथ महज 8% के आसपास देखने को मिली है। अब कुछ सस्ती कंपनियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आता है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का, 22 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल की मुनाफी ग्रोथ 18% के आसपास है। रिसेंटली बायबैक भी अनाउंस किया। विप्रो निफ्टी का सबसे सस्ता आईटी स्टॉक विप्रो है, 24 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल की मुनाफी ग्रोथ 4% के आसपास है। ई क्लर्क्स 26 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ करीब 5 साल की मुनाफी ग्रोथ 18% के आसपास देखने को मिली। जेंसार टेक 26 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 5 साल की मुनाफी ग्रोथ 17% के आसपास यहां पर भी देखने को मिली। एक अच्छी वैल्यूएशन पर बिरला सॉफ्ट 27 के मल्टीपल पे ट्रेड करता हुआ करीब 18% के आसपास की 5 साल की मुनाफी ग्रोथ। ऑल टाइम हाई पे एचसीएल टेक 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। 9% के आसपास की मुनाफी ग्रोथ देखने को मिली। इन्फोसिस करीब 29 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। यहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ है, 11% के आसपास की 5 साल की मुनाफी ग्रोथ रही। मास्टेक करीब 31 के मल्टीपल पर है, 26% के आसपास की ग्रोथ, एक बढ़िया वैल्यूएशन, लेकिन थोड़े अपर एंड या फिर कह लिए सेक्टर के आसपास है। साइंट करीब 34 के मल्टीपल पर और 5 साल की मुनाफी ग्रोथ 9% के आसपास। और साथ ही साथ सास्केन करीब 34 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है और 5 साल की मुनाफी ग्रोथ करीब डी ग्रोथ जो है वो 3% के आसपास देखने को मिली। तो ये पूरे सेक्टर के वैल्यूएशन की समरी है और इन ऑल टाइम हाइस पे आप अकॉर्डिंगली यहां पर कॉल ले सकते हैं। तो ये था आईटी सेक्टर का हाल। और रियल्टी को लेकर मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद रियल्टी शेयरों पर फोकस बढ़ गया है। क्या है इस रिपोर्ट में, डिटेल बता रहे हैं यतीन मोता। तो देखिए, जहाँ तक कि रियल एस्टेट स्टॉक्स का सवाल है, हमने ये देखा है कि अच्छा रनअप हो चुका है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव बना हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से जो अपसाइकिल है रियल एस्टेट स्पेस में वो अभी भी बना रहेगा। और अगर हम बात करें पिछले 6 महीने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कम हुआ है इन्वेस्टर्स का, लेकिन यहाँ से भी आप अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली का व्यू है कि अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो ओबेरॉय, डीएलएफ, प्रेस्टीज, इन जो बड़े जो प्री सेल्स वाली कंपनीज़ हैं, जहाँ एक बड़ा आपने लग्जरी मार्केट भी देखा है, यहाँ शायद स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉलर डेवलपर्स की, जैसे शोभा डेवलपर्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, तो बेनिफिट इनको मिलेगा क्योंकि सेल्स ग्रोथ यहाँ आपको बेहतरीन मिलेगी और वैल्यूएशंस भी काफ़ी आकर्षक हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स की प्रेफरेंस है रिटेल की तरफ ऑफिस स्पेस की बजाय, क्योंकि रिटेल में आप देखें घरों का सेल्स काफ़ी अच्छा पिकअप हुआ है। अगर हम बात करें नेक्सस रीट जो लिस्टेड है, यहाँ काफ़ी आकर्षक इनको वैल्यूएशन लग रहे हैं क्योंकि ऑफिस स्पेस का रेंटल इनकम काफ़ी बेहतरीन है वर्सेस फिनिक्स मिल्स। और अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इनका प्रेफर्ड प्ले है, लेकिन लो मार्जिन और कैश फ्लो की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ आप इन्वेस्टर इंटरेस्ट कम देख रहे हैं। तो कुल मिला के शोभा डेवलपर्स, गोदरेज और सेंचुरी टेक्सटाइल्स, ये 3 स्टॉक्स हैं जो मॉर्गन स्टैनली को यहाँ पसंद आ रहे हैं। इधर महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर महारेरा ने बिल्डर बायर विवादों के निपटारे के लिए एक फोरम बनाया, लेकिन अब होम बायर्स ने इस फोरम पर ही बिल्डरों के हित में पक्षपात का आरोप लगाया है। बायर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर देश भर में ऐसे फोरम्स को सस्पेंड करने की मांग की है। होम बायर्स ने महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटर महारेरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स यानी FPCF ने बिल्डर्स और होम बायर्स के विवादों के निपटारे के लिए कॉन्सिलिएशन फोरम बनाने को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि देश का रेरा कानून इसकी हरगिज इजाज़त नहीं देता। FPCF के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी भेजकर देश के सभी कॉन्सिलिएशन फोरम को सस्पेंड करने की मांग की है। महाराष्ट्र रेरा का जो कंसिलिएशन फोरम का जो वर्किंग है, किस तरह के ऑर्डर पास हो रहे हैं, क्या उनकी प्रक्रिया है और क्या वो दायरे में जो कानून का जो रेरा का जो दायरा है उसके दायरे उसका गठन किया गया है, इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करे। दूसरी कि सारे स्टेट में जो रेरा अथॉरिटीज जो फंक्शन कर रहे हैं उनको रोका जाए, उनको सस्पेंड किया जाए जब तक कि ये पता नहीं चले कि ये फंक्शनिंग किस तरह की चल रही है। कोई भी चेयरमैन या मेंबर या सेक्रेटरी या कोई भी अधिकारी रेरा के यहाँ से जब वो रिटायर होता है या वहां पे काम करने के बाद उसको छोड़ता है तो वो किसी भी बिल्डर की संस्था को अगले 5 साल तक ज्वाइन नहीं कर सकता है। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय को भेजी चिट्ठी में न सिर्फ कॉन्सिलिएशन फोरम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, बल्कि ये कहा गया है कि ये पूरी तरह से हितों के टकराव का मामला है, क्योंकि महारेरा के सचिव खुद इसके अध्यक्ष बनकर बैठे हैं और इस फोरम में बिल्डर्स की तरफ से 6 जबकि होम बायर्स की तरफ से सिर्फ 2 मेंबर्स ही नियुक्त किए गए हैं। एसोसिएशन ने मंत्रालय से इस फोरम के गठन, इसकी संदिग्ध कार्यप्रणाली और पारित आदेशों की जांच करने की मांग की है ताकि पता लगाया जा सके कि फोरम बिल्डरों का पक्ष ले रहा है या नहीं। होम बायर्स की मांग है कि कॉन्सिलिएशन फोरम पूरी तरह से स्वतंत्र हो और इसके मेंबर्स निष्पक्ष हों। साथ ही केंद्र सरकार स्टेक होल्डर्स से राय मशविरा करने के बाद राज्यों को गाइडलाइंस जारी करे। तब तक बिल्डर बायर के विवादों का निपटारा रेगुलर लोक अदालतों के जरिए ही होना चाहिए। होम बायर एसोसिएशन का आरोप है कि जो बिल्डर या डेवलपर रेरा के फैसलों की परवाह बिल्कुल नहीं करते, वही बिल्डर या डेवलपर कंसिलिएशन फोरम के पक्ष में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कंसिलिएशन फोरम के फैसले के खिलाफ अगर किसी होम बायर को अपील करनी है तो उसे वापस रेरा में ही जाना पड़ता है। ऐसे में फिर कंसिलिएशन फोरम का औचित्य क्या है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। आने वाले वक्त में भारत के रियल एस्टेट में ग्लोबल निवेश तेजी से बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी के मामले में भारत ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। ये बात निकल कर आई है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म JLL की ताज़ा ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024 में। हर 2 साल में जारी होने वाले इस इंडेक्स में भारत ने पारदर्शिता के मामले में शानदार छलांग लगाई है और पहली बार भारत का रियल एस्टेट मार्केट सेमी ट्रांसपेरेंट से ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में पहुंच गया है। बेहतर डेटा कवरेज और डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड, बेहतर रेगुलेशन, नई क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर गाइडलाइंस, इन तमाम बातों के चलते भारत ग्लोबल इम्प्रूवर की सूची में नंबर 1 पर पहुंच गया है। Relative to 89 countries, ये इंडिया now has moved to the transparent tier. ये हिस्ट्री है because इससे पहले हम सेमी ट्रांसपेरेंट में थे। So मेरे ख्याल से एक लाइन में अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स ये एक्चुअली हेल्प करता है कैपिटल फ्लोज इनटू द सेक्टर। ये जो रियल एस्टेट कितना ट्रांसपेरेंट है इसके ऊपर कैपिटल फ्लोज भी डिपेंड करता है। अभी जो इन्वेस्टमेंट्स थी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी जो पार्टिसिपेशन थे वो सिर्फ की एसेट्स पे थे, ऑफिस के अंदर, वेयर हाउसिंग के अंदर। बट अब क्या होगा, इंडिया एज अ थीम और प्राइवेट इक्विटी में काफ़ी इमर्ज होगा। ये जो FDI आएगी वो न्यू एसेट क्लासेस में भी आएगी। डेटा सेंटर्स फॉर एग्जांपल, को लिविंग, स्टूडेंट हाउसिंग, ये सेक्टर्स भी स्टार्ट सीइंग फ्लरिशिंग बिकॉज सडनली बिकम्स इंडिया ट्रांसपेरेंट बन चुका है, कैटेगरी में आ गया है। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट विल बी द न्यू एज सेक्टर्स। और यहाँ एक छोटे से
तो कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने के बाद आज देश भर में दही हांडी की धूम है। जगह जगह दही हांडी का आयोजन किया गया है। गोविंदा आलारे की गूंज हर गली मोहल्ले में सुनाई दे रही है। मुंबई, ठाणे समेत कई जगहों पर दही हांडी बड़े जोर शोर के साथ मनाई जा रही है। गोविंदाओं की टोली ऊंचाई पर लटकी दही हांडी को तोड़ने के लिए एक के ऊपर एक चढ़कर मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ रहे हैं। मुंबई के दादर में लड़कियों की टोली ने मटकी फोड़ी। कई जगहों पर लाखों के इनाम की घोषणा भी हुई है। सबसे बड़ा इनाम 25 लाख रुपए का है, जो ठाणे के संस्कृति युवा प्रतिष्ठान ने रखा है। और ठाणे से हमारे संवाददाता अजीत मांडरे जुड़ गए हैं। अजीत, बताइए क्या माहौल है आपके आसपास? जी बिल्कुल, मैं ठाणे में हूँ। संकल्प प्रतिष्ठान की ये दही हांडी है। रविंद्र पाठक इसके आयोजन करता है। आप देख सकते हैं बारिश जोर शोर से हो रही है, उसके बावजूद भी जो गोविंदा है वो टस से मस यहाँ पे हिले नहीं है। पिरामिड लगा रहे हैं, जो पूरा आनंद है वो आनंद पूरा उठा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए हैं और मेरे साथ मैं आपको चेहरा दिखाना चाहूँगा, आप खुद पहचान जाओगे। स्त्री पार्ट 2 के बिट्टू, अपार शक्ति खुराना हमारे साथ है। खुराना जी, मुंबई की ठाणे की दही हांडी क्या कहेंगे? यार बहुत ही कमाल की संकल्प प्रतिष्ठान ठाणे। मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ और बहुत ही पुराना नाता है मेरा इनके साथ। और रविंद्र पाठक जी और बहुत ही रविंद्र पाठक जी पिछले 15 साल से ज़्यादा से ये करवा रहे हैं। आई थिंक इट्स अमेजिंग कि इतने सालों से ये दारोमदार अपने कंधों पे उठाना और हर बार ठाणे के लोगों को इतना मजा कराना। ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट देख चुके हैं और मुझे लगता है कि इस बार जो अटेम्प्ट होगा दही हांडी तोड़ने का, इस बार फूटेगी। मैंने देखा आप जब भी वहाँ पे पिरामिड लगते हैं तो आप भी ऊपर एक्साइटमेंट तो होती है ना यार, जैसे जैसे पिरामिड बनना चाहता है लोग ऊपर जाते रहते हैं, ये टूटा अभी टूटेगा। और फिर ऑफकोर्स यू ऑलवेज वांट कि ये जो भी लोग चढ़ रहे हैं और वो लास्ट वाला ऊपर तोड़ के आए। बट ऑफकोर्स चलो, आई थिंक ये एक बहुत ही टाइमिंग की बात है, सिचुएशन की बात है। हर कोई बहुत ही जोश से आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपने इंस्पिरेशन से आ रहा है। तो टचवुड जिसका भी फूटे मज़ा आ जाएगा। मुंबई के दही हांडी का एक्सपीरियंस, ठाणे के दही हांडी का एक्सपीरियंस, 8 साल पहले बीच में आप आए थे, अभी का माहौल बहुत कमाल का डिफरेंस है। एंड आई थिंक जो ये जोश बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं बारिश हो रही है लेकिन कोई फिर भी लगे हैं। बारिश हो रही है कंटिन्यूस पिछले 1.5 घंटे से, फिर भी लगे हुए हैं। आई थिंक ये कहीं ना कहीं रविंद्र पाठक जी, उनकी टीम, सबके लिए एक उनके ऊपर ये सारा क्रेडिट जाता है, जो इतनी एक्साइटमेंट बना के रखते हैं। एंड इट्स ब्यूटीफुल टू सी दिस यार। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अभी फिर से मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे माहौल देखिए, बहुत बारिश हो रही है तो भी यहाँ पे सब गोविंदा जो है वो यहाँ पे पूरी तरह मौजूद है। इस सबके जो आयोजक है रविंद्र पाठक, वो हमारे साथ है। रविंद्र जी, क्या कहेंगे जिस तरह भीड़, बारिश बढ़ती जा रही है? हर साल गोविंदा का उत्सव मनाया जाता है हम लोग मंडल के माध्यम से। बारिश तो बहुत गिरी है, इतने गोविंदा इधर सामने है, कोई हिल रहा नहीं है। सबको अपना अपना थर लगाना है, पर जिसका माध्यम से लगाना, क्या हम लोग एक साथ में लगा नहीं सकते। आज महाराष्ट्र में पहली बार इस दही हांडी में 9 लेयर की पिरामिड जो है वो यहाँ पे लगाई गई संकल्प प्रतिष्ठान की इधर। हाँ, सबसे पहला महाराष्ट्र में नहीं, ठाणा में 9 थर की लहरी जय जवान ने लगा दिया और उसका स्वागत ही हम लोग करते हैं। इतना बड़ा मंडल था, बहुत लोग ने ट्राई किया, 8 थर बहुत लगाया, 7 थर लगाया, पर अभी भी 9 थर के 2 लोग मंडल अभी भी है, वो भी ट्राई करेंगे अभी इसके बाद। तो हम लोग वो कोशिश करेंगे। इसमें क्या, मंडल का स्वागत करना इतना ही हमारा काम है। जो 9 थर ऐसा कोई नहीं, मंडल का स्वागत होना है, ये मंडल से हम लोग देखते हैं। पूरे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। इसी तरह पूरे देख सकते हैं बैंड रहेगा, आगे ब्रास बैंड रहेगा। मतलब यहाँ पे आने वाला जो गोविंदा है वो हर क्षण, हर सेकंड जो है उसमें एक जोश भरा रहे, उसमें एक उत्साह भरा रहे और पूरी तरह से ये जो गोविंदा है वो पूरी तरह यहाँ पे एंजॉय करे। इसकी पूरी जो इंतजाम है यहाँ पे पूरी की गई। आप देख सकते हैं अभी तक यहाँ पे लगभग 9 लेयर की पिरामिड लगाई गई थी। ये सारे गोविंदा है यहाँ पे, ये महाराष्ट्र के कोने कोने से आते हैं। हर जगह ये लोग सब पिरामिड्स लगाते हैं। लाखों करोड़ों के यहाँ पे प्राइजेस होते हैं और जिस तरह इनका उत्साह जो है वो देखते हुए यहाँ पे माहौल जो है वो और एक आगे लेवल का बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत, और आप एंजॉय करें गोविंदा का आज दिन है। लेकिन CNBC आवाज़ की इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। सोशल मीडिया से जुड़े